Hello viewers, you're most welcome in my YouTube channel। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और आज कुछ नया सीखने के उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है समिति। इंग्लिश में समिति को हम कहते हैं एसोसिएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स के माध्यम से आपको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि जो समिति है उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, और आप सभी इन मैं जो बताऊंगी कि ये समिति हैं, आप सभी पहले से ही उनसे परिचित हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इन फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं, ये जो दो फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है। इसमें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ना, ये दोस्तों का एक ग्रुप है। तो यदि हिंदी में हम कहें कि मित्र मंडली, ठीक है, मित्र मंडली या कोई भी फ्रेंड्स ग्रुप, ये किसका उदाहरण है? समिति का उदाहरण है। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मैम, आपने कल जो वीडियो अपलोड किया था वह था समूह के बारे में, उसमें आपने बताया था कि समूह क्या होता है, तो उसमें भी आपने मित्र मंडली बताया था, है ना, समूह के उदाहरण के रूप में। तो ये जो मित्र मंडली है, ये समूह भी है और समिति भी है, कैसे? तो इसका उत्तर यह है कि देखने का नज़रिया, हम जो हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं। अगर हम उस दोस्तों के समूह में, हम जो मैंने ग्रुप पढ़ाया था उसकी जो विशेषताएं पढ़ाई थी, यदि हम उन विशेषताओं को देखने की कोशिश करेंगे, तब वह क्या हो जाएगा? वह एक समूह के रूप में हम कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम उसी ग्रुप को, उसी समूह को समिति के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो हम उसमें क्या खोजने का प्रयास करेंगे? जो समिति की विशेषताएं हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिया हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मित्रों का ग्रुप है, या जो मैं कहूँ कि कई, मान लीजिए 3-4 मित्र हैं, तो यदि हम उनको ग्रुप के नज़रिए से देखें तो वो हमें ग्रुप क्या उदाहरण लगेगा, और यदि हम उसको एसोसिएशन के नज़रिए से देखेंगे तो वो एक एसोसिएशन या समिति का उदाहरण होगा। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, और उस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। 2 लोग हैं, तो दोनों लोगों का उस ग्लास को देखने का नज़रिया अलग अलग होगा। यदि मैं कहूँ कि क्या यह ग्लास आधा खाली है, तो हो सकता है जो एक ग्रुप, जो अभी मैंने बताया ना कि 2 लोग हैं, मान लीजिए वो 2 लोग कौन हैं, उनका नाम ए और बी है। तो ए कौन से पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं? मैंने कहा कि क्या ये जो ग्लास है वो आधा खाली है, तो ए ने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे थे उसको कि ग्लास आधा खाली है। फिर मैंने कहा, अच्छा, क्या आप दोनों में से किसी को ये भी लगता है कि ये ग्लास आधा भरा है? तो बी वाला कहता है कि हाँ, मैंने इसको ऐसे ही देखा था, या मेरा जो नज़रिया इसको देखने का था वो यही था कि जो ये ग्लास है वो आधा भरा हुआ है। तो इस प्रकार ये नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम किसी एक चीज़ को किस किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि जैसे मैंने कल का जो एग्जांपल था उसमें फैमिली भी था, और ये देखिए मतलब कल का एग्जांपल, मतलब जो मैंने समूह वाला वीडियो डाला था उसमें भी मैंने परिवार को एक समूह का उदाहरण भी बताया था, और ये समिति का उदाहरण भी है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि जब हम
परिवार में, मित्र समूह में, है ना, जब हम समूह की विशेषताएं खोजने का प्रयास करेंगे या समूह के नज़रिए से देखेंगे तो वो एक समूह का उदाहरण होगा, और जब हम उसको एक समिति के नज़रिए से देखेंगे तो वो एक समिति का उदाहरण होगा। समूह क्या होता है ये तो आपने पहले वाले वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, और समिति क्या होता है ये भी आगे जैसे जैसे हमारी स्लाइड्स आगे बढ़ती जाएंगी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो उदाहरण है ये क्या था, मित्र मंडली, ये काहे का एक फैमिली पिक्चर है परिवार का। ठीक है, परिवार। ये क्या आपको दिख रहा है, ये तो आप देख के ही समझ जाओगे, स्कूल। ठीक है, तो चाहे स्कूल हो, चाहे कोई महाविद्यालय हो, चाहे कोई प्राइमरी स्कूल हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो भी समिति का उदाहरण होती हैं। ठीक है, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं भी समिति का उदाहरण होती हैं। ये वाली जो पिक्चर है, ये जो सबसे नीचे है, ये यदि आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा तो चलिए, अगर आगे के ये दो वर्ड्स आपको नहीं भी दिख रहे हैं तो डजेंट मैटर, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट ये दो जो वर्ड्स हैं मैं चाहूँगी कि ये आप किसी तरह से इसको देखने का प्रयास करें। ये जो दो ये जो दो वर्ड्स हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, ये क्या लिखा पढ़ पा रहे हो, क्रिकेटर एसोसिएशन। मतलब ये जो क्रिकेट खेलते हैं उनका एक एसोसिएशन है। तो इस तरह से जो खेल होते हैं उनकी भी समितियां होती हैं। तो ये क्या, जो खेल समिति है ये भी किसका उदाहरण है, समिति का। ठीक है, इसी तरह से धार्मिक समितियां होती हैं, है ना, कौन सी, इसको आप लिख लीजिए, आगे मैं कहीं पे आपको समझाऊंगी कि धार्मिक समितियों को, जो कुछ व्यक्तियों का समूह हो जो धर्म के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उनको हम, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम रिलीजियस एसोसिएशन क्यों कह सकते हैं ये भी समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि समिति के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। कोशिश करिए इसको मेमोराइज करने का। तो समिति के जो उदाहरण हैं वो क्या क्या हैं, मित्र मंडली है, जो धार्मिक समितियां होती हैं वो होती हैं, परिवार है, जितनी भी जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो हैं, खेल समितियां हैं, और इसके अलावा कई सारे उदाहरण होते हैं जो समिति के अंतर्गत आ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपने भी कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल देखा हो जिसमें आपको एसोसिएशन की सारी क्वालिटीज़ दिख जाएं, उसकी विशेषताएं दिख जाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने समिति को किस प्रकार परिभाषित किया है, और ये जो भी परिभाषाओं को मैंने इंक्लूड किया है अपने इस वीडियो में, ऑल दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, है ना। यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर कोशिश कीजिएगा कि इसको आप याद कर सकें और अच्छे से इसको समझ सकें। चलिए, तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है, मैकआइवर एवं पेज की, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ये बताते हैं कि सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग के साथ सोच विचार कर संगठित किए गए समूह को समिति कहते हैं। एक बार पुनः इसको सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग के साथ सोच विचार कर संगठित किए गए समूह को समिति कहते हैं। इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने इसको 2 बार पढ़ा कि आप उसको अच्छे से समझो। जैसे पहले क्या बात आ रही है, सामान्य हित, ठीक है, फिर क्या आ रही है, एक तो सामान्य हित, फिर हितों की पूर्ति भी, है ना, फिर सहयोग, फिर क्या, सोच विचार कर संगठित करना। तो ये जो परिभाषा है
या हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी जब हम परिभाषा याद करते हैं तो उसकी जो परिभाषा होती है वो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि वो जो विषय है या वो जो टॉपिक है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने अंडरलाइन की हैं ये कहीं ना कहीं अभी आप आगे जाकर जब पढ़ोगे समिति की विशेषताएं तो आप उसमें इनको पुनः पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये परिभाषा है जिन्सबर्ग की। तो जिन्सबर्ग के अनुसार समिति आपस में संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है। मतलब जो समिति है वो समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ये डेफिनेशन है बोगार्डस की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको भी कोशिश करिए कि ये आपको याद हो जाए। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों जो मैंने परिभाषाएं बताई हैं उसमें कुछ कुछ समानताएं हैं और यही जो समानताएं हैं निकलकर आपकी विशेषताएं बन जाती हैं। ठीक है, तो बोगार्डस के अनुसार समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अब देखिए समिति के अनिवार्य तत्व। मतलब जो समिति है, यदि हम किसी समूह को समिति कह रहे हैं तो उसके कुछ अनिवार्य तत्व हैं। मतलब उस समूह के अंदर वो विशेषताएं या वो गुण होने ही चाहिए, तभी हम उसको एक समिति की संज्ञा दे सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, विशिष्ट उद्देश्य। क्या है? विशिष्ट उद्देश्य। जब हम समूह पढ़ रहे थे तो समूह में क्या था? समूह में सामान्य उद्देश्य थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है विशिष्ट उद्देश्य। मतलब कोई स्पेसिफिक आपका उद्देश्य है, कोई विशिष्ट उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए आपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया हो, तब उसे हम समिति कहेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं, जैसे अभी क्या था, अभी ये नवरात्रि चल रहे थे तो कई सारे लोग जागरण करवाते हैं। तो जो जागरण करवाते हैं तो आपने सुना होगा एक एक जागरण समिति का नाम। ठीक है, तो जागरण समिति का क्या होती है, उसमें क्या होते हैं 8 या 10 लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जागरण के जो भी व्यवस्थाएं हैं या उसके लिए चंदा एकत्रित करना, ये सारा काम करते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जो है जागरण के लिए जो दान है ना, जो धन एकत्रित करना है या उसकी जो और विशेष जागरण के लिए जो और व्यवस्थाएं करवानी हैं, कहाँ पंडाल लगवाना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है, एक विशिष्ट उद्देश्य है उनका। ये एक मतलब ये एक सामान्य जो उद्देश्य होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे सबकी तरक्की हो जाए, ये हो जाए, ये सारी चीज़ें सामान्य उद्देश्य में आती हैं। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य, जब हम किसी पर्टिकुलर कोई एक कार्य की पूर्ति हमें करना है, तो मतलब एक कार्य क्या है, जागरण करवाना। तो सिर्फ उस जागरण करवाने के उद्देश्य से जब हम कुछ लोगों को एकत्रित कर रहे हैं तो हम उसे समिति कहेंगे। समूह में ये विशेषता नहीं थी, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, व्यक्तियों का समूह। जिस प्रकार से अकेला व्यक्ति किसी समूह का निर्माण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार कोई अकेला व्यक्ति किसी समिति का निर्माण भी नहीं कर सकता है। किसी समिति के निर्माण के लिए भी हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे। ठीक है, तभी हम समिति का निर्माण कर पाएंगे। पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का साथ देना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया जागरण समिति का, तो इस जागरण समिति में मान लीजिए 10 लोग हैं और इन 10 के 10 लोग जब अपने कार्यों को अच्छे से, सच्चे मन से, तल्लीनता के साथ उसको पूर्ण करेंगे, तभी जाकर इस समिति का जो विशिष्ट उद्देश्य है वह पूर्ण हो पाएगा। तो मान लीजिए इसमें से
कोई व्यक्ति अपने आप को असक्षम पा रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसका सहयोग कर देगा, है ना, उसको सिखाएगा कि यदि कोई कार्य उसको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको सिखाएगा कि उस कार्य को कैसे करना है। तो यह भी जो समिति है उसकी एक अनिवार्य विशेषता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो संगठन, संगठन मतलब क्या होता है, जैसे इसको कुछ इस तरह से समझिए, संगठन जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारा शरीर है, या हम इसको कहें कि हमारा ये जो सावयव है, सावयव मतलब क्या होता है, शरीर, ठीक है, यह सावयव क्या है, एक विभिन्न अंगों का एक संगठन है। ठीक है, अंग कौन से, जैसे हमारी आँख है, नाक है, कान है, इन सब, ये सब जब एक निश्चित व्यवस्थित रूप में संगठित होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सावयव का। उसी प्रकार से जब कई लोग एक व्यवस्थित रूप में एक संगठित होते हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। और ये संगठन कैसा होगा, जिसमें पारस्परिक सहयोग होगा, है ना। यदि मान लीजिए पारस्परिक सहयोग के साथ साथ उनमें कोऑर्डिनेशन का होना भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये जो संगठन है इसको इस तरह से भी समझिए, जैसे सावयव है तो इसके जो विभिन्न अंग हैं, जब वो अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं तो वो सावयव अच्छे से मतलब जो शरीर है वो अच्छे से कार्य करता है, ढंग से कार्य कर पाता है। इसीलिए इसी तरह से क्या है, जो समिति है ना, उसका उसमें संगठन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब संगठित होगा तो वो अपने उद्देश्यों को जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो ये क्या थे, ये समितियों के अनिवार्य तत्व थे, जिसमें क्या क्या है, विशिष्ट उद्देश्य हैं, संगठन है, पारस्परिक सहयोग है और व्यक्तियों का समूह है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिए, ये हैं क्या, समिति की विशेषताएं या समितियों की विशेषताएं। मतलब जो अभी हमने अनिवार्य तत्व पढ़े थे वो सारे क्या होंगे, वो सारे समिति के विशेषताएं होंगी ही होंगी। उसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन है, मैं उनको आपको समझा देती हूँ। जैसे ये व्यक्तियों का समूह, इसको आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग और संगठन, ये आप पहले ही समझ चुके हैं। अब बात रही ऐच्छिक सदस्यता की। ऐच्छिक सदस्यता का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई भी ऐसी समिति, हम जिसके सदस्य बनने के लिए इच्छुक हैं, हम चाहते हैं कि हम उसके सदस्य बन जाएं। जैसे अभी मैंने कहा जागरण एसोसिएशन, या कोई जागरण समिति है, या कोई और समिति भी हो सकती है, या कोई खेल समिति है। तो आप अगर खेलों में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप चाहेंगे कि मैं उस समिति का सदस्य बन जाऊं। और यदि आप थोड़े धार्मिक स्वभाव के, आपकी जो प्रकृति है वो धार्मिक होगी, तो आप क्या चाहेंगे कि जो जागरण हो रहा है उसमें आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, है ना। तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि जो जागरण समिति है आप उसके सदस्य बन जाएं। तो इस तरह से जो समिति है उसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। मूर्त संगठन, मूर्त मतलब जो कंक्रीट है, जिसे देखा जा सके। तो यदि मैं कहूँ कि कोई भी समिति है वो मूर्त होती है, मतलब हम उसे देख सकते हैं। जैसे जो अभी फिर से वही एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, जागरण समिति। तो जागरण समिति कुछ लोगों से मिलकर बनी है, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो वो 10 लोग हमें दिख रहे हैं, वो अपना अपना कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वो भी हमें दिख रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो समिति है वो मूर्त होती है। इसके अलावा यदि आपको और अच्छे से समझाऊं, तो अभी मैंने आपको समिति के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए वो सारे आपको दिख रहे थे। जैसे परिवार, जैसे स्कूल या विद्यालय या कोई भी शैक्षणिक संस्था, या जो क्रिकेट एसोसिएशन है ना, या जो फ्रेंड्स ग्रुप है, ये सारे क्या हैं, ये सारे मूर्त हैं। इसके बाद इसकी जो प्रकृति है जो समिति है, इसकी प्रकृति अस्थायी भी हो सकती है। हालांकि इसमें दोनों आपको मेंशन कर लेना चाहिए, ये थोड़ा सा मैंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकृति हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली आगे की एक स्लाइड में मैंने इसका लिया है समिति की प्रकृति, तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जो प्रकृति है वो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समूह की अपेक्षा इसकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। जैसे मान लीजिए, अभी फिर से मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ बार बार, पता नहीं वही माइंड में चल रहा है। जागरण जो समिति है, तो जागरण, उसका विशिष्ट उद्देश्य था जागरण कराना। जागरण हो गया, उसके बाद वो समिति क्या हुई,
उसको भंग कर दिया गया या वो समिति अब टूट गई, अब हम उसके सदस्य नहीं रहे क्योंकि हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य था हमने उसकी पूर्ति कर ली। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो प्रकृति है वो अस्थायी है। इसके बाद क्या है, सचेतन स्थापना, मतलब यह उसका जो निर्माण करना। ठीक है, तो जो समिति का निर्माण है वो हम जानबूझकर, समझकर, चेतन होकर, अपने कॉन्शियसली ही करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई विशिष्ट उद्देश्य है, हमें उसको पूरा करना है, तो हमने क्या किया, 10 लोगों को और इकट्ठा कर लिया। मान लीजिए मैं किसी समिति का निर्माण करना चाहती हूँ, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये एक ही विषय हो पा रहा है और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अन्य विषय भी इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएं। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं ऐसे लोगों की खोज करूँगी जो अन्य विषयों में उनको इंटरेस्ट हो यूट्यूब पर क्लास पढ़ाने का। तो इस तरह से एक विशिष्ट उद्देश्य हो गया कि ताकि हमारे चैनल पर और भी विषयों का जो ज्ञान है वो जो व्यूवर्स हैं हमारे, जो इस चैनल को देखते हैं, उनको मिल सके। तो ये एक विशिष्ट उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब मैं क्या करूँ, 8-10 लोगों को और जोड़ लूँ जिनको अलग अलग विषय पढ़ाने में अच्छा लगता है या उनको अलग अलग विषयों का ज्ञान है। तो इस तरह से अब इस समिति की जो मैं निर्माण करूँगी वो कैसे होगा, वो सचेतन प्रयास है, ऑटोमेटिक नहीं हुआ कि बस हो गया, है ना। तो ये बात है। नेक्स्ट देखिए, जो समिति है वह साधन है, साध्य नहीं है। साधन और साध्य का मतलब तो समझते होगे ना। चलिए, नहीं समझते हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ। साधन और साध्य, मान लीजिए आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप मान लीजिए आप बीए के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपका साध्य क्या है, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में 60% से अबव मार्क्स लाना, ये आपका साध्य है जिसको आप साधना चाह रहे हैं। अब साधन क्या है, साधन है वो पुस्तकें, वो शिक्षक या आपके महाविद्यालय की लाइब्रेरी, ये सब आपके साधन है जो आपको साध्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा जो समिति है वो क्या है, एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य क्या होता है, वो विशिष्ट उद्देश्य जिसकी पूर्ति के लिए हमने समिति बनाई थी। तो समिति क्या है, एक साधन है। एक जैसे जागरण समिति थी, तो समिति क्या है, एक साधन है। उसका साध्य क्या था, वो विशिष्ट उद्देश्य कि जागरण करवाना, है ना। तो ये चीज़ आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो समिति है उसकी विशेषताएं क्या हैं। एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। समिति की विशेषताएं क्या क्या हैं, व्यक्तियों का समूह, विशिष्ट उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग, संगठन, ऐच्छिक सदस्यता, मूर्त संगठन, अस्थायी प्रकृति, सचेतन स्थापना। समिति साधन है, साध्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये मैंने आपके लिए एक प्रश्न बनाया है ताकि मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ वो मत पढ़ें जो मैं लाइन बाय लाइन आपको बताते जा रही हूँ, बल्कि आपको जो लिखा है, जो सेंटेंस है, उसके बियॉन्ड भी देखना चाहिए। ठीक है, ताकि आप में विश्लेषणात्मक क्षमता उत्पन्न हो सके। ठीक है, अगर आप, जैसे मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये उदाहरण है समिति के, तो आप ये समझ सकने में सक्षम हो कि क्यों है ये समिति के उदाहरण क्यों हैं, और ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो समिति के साथ साथ समूह भी हैं। तो ये प्रश्न है आपके लिए कि क्या परिवार एक समिति है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि क्या परिवार एक समिति है। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपका उत्तर सिर्फ यस और नो में ना हो तो बेहतर है। आप यदि ये मानते हैं कि यस, जो फैमिली है एक समिति है, तो मैंने तो आपको पहले भी बताया है कि है, लेकिन क्यों है, क्यों का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ खोजना है, कहाँ ढूंढना है, इसी ये जो लेक्चर है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। ठीक है, तो यदि परिवार एक समिति है, यदि आप कहते हैं हाँ, तो क्यों है, और यदि आप कहते हैं नहीं,
तो क्यों है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए ना, इसको मैंने एक हार्ट शेप में अच्छे से इस प्रश्न को लिखा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा परिवार होता है हमारे दिल के सबसे करीब होता है, और यदि नहीं है तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समितियों के कितने प्रकार हो सकते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो अगर मुख्यतः हम देखें तो समितियों को हम दो प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, और ये जो प्रकार है इसका आधार क्या है? संरचना, इसके स्ट्रक्चर, ये जो बेस है इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके आधार पर हम इनको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला क्या है? औपचारिक समितियां, और दूसरा क्या है? अनौपचारिक समितियां। इसको समझने से पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको इन शब्दों का मतलब आता हो कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक मतलब फॉर्मल और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। यदि नहीं आता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना। अभी आगे जैसे जैसे इसकी विशेषताएं बताती जाऊंगी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ फॉर्मल एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल, या औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। देखिए, जो औपचारिक समितियां होती हैं उनकी एक स्पष्ट कार्य पद्धति होती है। मतलब कि जैसे यदि मैं कहूँ कि स्कूल या विद्यालय, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पष्ट कार्य पद्धति है कि स्कूल में क्या कार्य किया जाता है? विद्या अर्जन का कार्य किया जाता है, या टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो ये कार्य पद्धति, इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना काम निश्चित होता है। ठीक, समझते चलिएगा अच्छे से। फिर निश्चित पदों का सृजन। अब जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में क्या होगा? एक मैनेजमेंट बॉडी होगी, एक प्रिंसिपल का पोस्ट होगा, उसके बाद टीचर्स होंगे, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ होगा। तो ये क्या है? निश्चित पद हैं जो होते हैं किसमें? औपचारिक जो एसोसिएशन है उसमें। उसके बाद पदों, यहाँ पर के छूट गया है, लिख लीजिएगा। पदों के अनुरूप कर्तव्य तथा अधिकार, जो जिस पद पर है उसके अनुसार ही उसके कर्तव्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैनेजमेंट बॉडी है तो उसका कार्य क्या है? कॉलेज के मैनेजमेंट को देखना, है ना, कि उस कॉलेज के प्रबंधन को देखना। यदि कोई टीचर है तो उसका कार्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना? हाँ, नहीं, शिक्षा देना, है ना, विद्यार्थियों को बताना कि जो भी सिलेबस है उसके बारे में उनको पढ़ाना। ठीक है, ये कार्य किसका है? शिक्षक का। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनके अपने अलग कार्य हैं। इसी तरह से अधिकारों का भी वितरण होता है एक सिस्टमेटिकली। जो प्रबंधक है उसके पास ज़्यादा अधिकार होंगे और उनका कार्य क्षेत्र भी अलग होगा उन अधिकारों का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई शिक्षक है तो उसके अधिकार अलग हैं। उसके अधिकार क्या हैं? मान लीजिए एक शिक्षक है, वो क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उसने कोई टेस्ट ले लिया, बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए, ठीक है, यह नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो वो ये अधिकार एक शिक्षक के पास है कि जिसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं वो क्या करे? वो उस स्टूडेंट को कोई एक सकारात्मक पुरस्कार दे सकता है, कोई अच्छा सा एक चॉकलेट भी दे सकता है जिससे दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये एक टीचर का अधिकार है। और उसके साथ साथ उन बच्चों को पनिशमेंट भी दे सकता है जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, है ना। पनिशमेंट और जो प्राइस, ये दोनों चीज़ें व्यवहार को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ठीक है, या तो हमें पुरस्कार मिलता है तो हमें लगता है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, या तो हमें डांट पड़ती है तब हमें समझ में आता है कि हाँ हमें ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर निश्चित संस्तरण। निश्चित संस्तरण का मतलब क्या होता है? एक हायरार्की, उच्चता और निम्नता का क्रम। तो यदि विद्यालय की ही बात करें तो मान लीजिए प्रबंधन है, उसके बाद प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसके बाद टीचर्स हैं, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ है ना। और यदि हम इसको एक पूरे होलिस्टिक वे में देखें तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें समाहित हैं, आप भी उसके एक सदस्य हैं। उसके बाद तब आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो एक निश्चित संस्तरण होता है। योग्यतम व्यक्तियों का चयन। हर पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। हर पोस्ट के लिए एक अलग ज्ञान की आवश्यकता होती है
है ना। तो वो ज्ञान जिस व्यक्ति के पास है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही उसका चुनाव किया जाता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि कोई टीचिंग स्टाफ है, तो कोई टीचिंग स्टाफ है, तो कोई भी महाविद्यालय है, वहाँ पर कई विषय पढ़ाए जाते हैं। तो किस विषय के लिए कौन से शिक्षक का चुनाव किया जाएगा? जैसे हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के लिए एक हिंदी के ही टीचर का चुनाव किया जाएगा, और उस व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा मान लीजिए 4 लोग हैं, चारों हिंदी विषय में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनमें से जो सबसे योग्यतम है। इसी तरह से कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इसको कोई विषय अच्छे से आता है कि नहीं, हिंदी आती है कि नहीं, है ना। क्योंकि उसे क्या करना है, उसे टीचिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए उसमें वो अप्लाई करना चाहता है। तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि उनको लेटर लिखना आता है कि नहीं, है ना, जो सरकारी पत्र होते हैं, उनको कंप्यूटर का ज्ञान है कि नहीं, इन सारी बातों को जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो योग्यतम व्यक्तियों का चयन। उसके बाद क्या है? वेतन पदोन्नति प्रशिक्षण आदि पूर्व निर्धारित। जब भी बात आएगी औपचारिक, तो वहां पर आपको एक शब्द और याद रखना है, वो है पूर्व निर्धारित। जो जब हम कहते हैं फॉर्मल, तो मतलब वो सारी चीज़ें प्री प्लान्ड हैं, पहले से ही निर्धारित हैं, उसमें आप ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो वेतन है, जो पदोन्नति है, प्रमोशन है या डिमोशन है, जो प्रशिक्षण है, ये सब कैसे पहले से ही निर्धारित होते हैं। जैसे कि यदि आपको किसी महाविद्यालय में शिक्षक बनना है, तो पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि आपकी जो योग्यता है वो नेट आपका होना कंपलसरी है। ठीक है, आप देखिए इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे कॉलेज की प्रबंधन समिति या सरकारी कार्यालय। तो आप क्या करिए, आप फॉर्मल समझिए, कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिस देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक स्पष्ट कार्य पद्धति मिलेगी। आप देख लीजिए, किसी सरकारी बैंक का देख लीजिए, आपको एक निश्चित कार्य पद्धति मिलेगी। कुछ लोग आप जब जाते होंगे बैंक, देखा होगा अलग अलग काउंटर बने होते हैं, कहीं कहीं पे पैसा जमा होता है, कहीं पे पैसा निकाला जाता है ना, इस तरह से। फिर निश्चित पदों का सृजन, पदों के अनुरूप कर्तव्य और अधिकार, एक संस्तरण होता है। एक जो हमारे पद हैं उनमें कोई पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उतना योग्य है ना, इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अनौपचारिक समितियाँ कौन सी होती हैं? जो औपचारिक के जस्ट विपरीत हों। अनौपचारिक समितियों में क्या होता है? अनौपचारिक समितियाँ में कोई स्पष्ट कार्य पद्धति नहीं है, निश्चित पदों का सृजन नहीं है, ये सब हमारे अनुरूप है ना, कोई प्री प्लान्ड नहीं है, इसको हम अपने सुविधा के अनुरूप करते हैं। देखिए, इसीलिए इसमें इसका जो उदाहरण है वो क्या है? मित्र मंडली, जो हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है। अब देखिए, फ्रेंड्स ग्रुप में क्या होता है? कोई कार्य पद्धति निश्चित नहीं होती है, या ये जो भी चीज़ें हैं ये कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो हित होता है वो समान। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 4 या 5 स्टूडेंट्स मिलकर आपने फिर से वही सोचा कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे से पास होना है। वैसे स्टूडेंट लाइफ में यही एक अच्छा जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, वो यही होना चाहिए। ठीक है, तो समान हित मतलब एक जैसा हित है। एक विशिष्ट उद्देश्य है क्या? कि परीक्षा में अच्छे से पास होना, और आप सबका हित एक ही है। ठीक है, और आप सबके बीच में क्या हो? पारस्परिक संप्रेषण। जाहिर सी बात है, अगर फ्रेंड्स हैं तो आपकी फ्रीक्वेंट कम्युनिकेट आप करते ही होंगे। फिर कार्य प्रणाली की सहजता तथा लचीलापन। कार्य प्रणाली मतलब मान लीजिए आप लोगों ने एक अपना ही अनौपचारिक नियम बना लिए कि आते ही कॉलेज फर्स्ट पीरियड जो है सबका खाली रहता है, उसमें कोई क्लास नहीं होती है, तो हम सब बैठकर लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये आपने एक नियम बना लिया और आप उस पर एकदम रिजिड हैं कि आप रोज आते हैं और आप पढ़ते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका प्री प्लान्ड नहीं है। तो आपने एक दिन देखा कि अच्छा कॉलेज में तो कोई प्रोग्राम हो गया फर्स्ट पीरियड में, तो आपने सोचा अब क्या किया जाए, तो आपने देखा कि अच्छा फोर्थ पीरियड आपका खाली है, तो आपने क्या किया, ये वाला जो आपको करना था फर्स्ट पीरियड में, आपने फोर्थ पीरियड में उस काम को कर लिया। इसीलिए ये कार्य प्रणाली की सहजता तथा लचीलापन।
अनौपचारिक नियमावली, इसके सारे जो औपचारिक समितियां हैं इसके सारे नियम पहले से लिखे होंगे या पहले से ही हैं। आपको पता होगा कि अच्छा हमें इतनी सैलरी मिलेगी या हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है, कर्तव्य बोध हमें पहले से ही होगा। लेकिन इसकी जो नियमावली है अनौपचारिक है। मान लीजिए पहले आपने कहा कि हम लोग एक क्लास पढ़ेंगे, फिर आपको लगा नहीं काम नहीं बन रहा है, चलो कॉलेज में ही 2 क्लास पढ़ेंगे। एक क्लास में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, मतलब जो वेकेंट क्लास है आपकी, जैसे मैंने बताया ना फर्स्ट और फोर्थ मान लीजिए आपकी वेकेंट है, तो फर्स्ट क्लास में हम लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, और जो हमारा फोर्थ पीरियड होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में। तो ये सब क्या है, इसमें एक लचीलापन है। यदि अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। अब यहाँ पर समितियों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ऐसे ही आपको समझाती हूँ कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। जैसे आप महाविद्यालय जाते हैं अपने, तो वहाँ पर कुछ नियम है आपके लिए भी। जैसे आपका टाइम टेबल फिक्स्ड है, आप कैसी यूनिफॉर्म पहन के आएंगे फिक्स्ड है, कितने बजे कॉलेज आएंगे, कब घर जाएंगे फिक्स्ड है, मतलब आने का समय और जाने का समय, छुट्टी का टाइम निश्चित है। कौन कब कब छुट्टियां होंगी, जो जो सरकारी छुट्टियां होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, या आपके कॉलेज में कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी कब होगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक फिक्स्ड हैं। तो इसलिए ये एक औपचारिक है, फॉर्मल है। लेकिन आप जैसे अगर मैं कहूँ कि परिवार, तो परिवार क्या है, एक अनौपचारिक समिति है, या फ्रेंड्स ग्रुप, ये एक अनौपचारिक समिति है। यहाँ पर कोई वैसे रूल्स नहीं है कि नहीं आपको इतने बजे ही आना है, आपको यही पहनना है, इस तरह का। तो जो 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 फॉर्मल होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, प्री प्लान्ड होता है। लेकिन जो अनौपचारिक है वो कहीं भी कभी भी आप उसमें लचीलापन आपको मिलेगा। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, हाँ, जो स्टार्टिंग में था मैंने अस्थायी और अस्थायी प्रकृति की बात बता रही थी, तो वो ये है। देखिए जो समिति है उसकी प्रकृति स्थायित्व के आधार पर 2 तरह की हो सकती है। समिति स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। यदि मैं उदाहरण दूं, जैसे वही जागरण समिति रख लीजिए, जागरण समिति, ठीक है, या आपका एक कोई फ्रेंड ग्रुप है, मान लीजिए आपके पास 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, ये ग्रुप है, ये फ्रेंड ग्रुप का उदाहरण है। अच्छा, ग्रुप और समिति को कैसे अलग करते हैं ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे अभी मैंने बताया कि आपके पास 10 आपके फ्रेंड्स हैं, तो ये आपका फ्रेंड ग्रुप है। लेकिन इन 10 के 10 का जो एक विशिष्ट उद्देश्य है वो एक नहीं होगा। हो सकता है इसमें से जो सिर्फ 2 हैं वो चाहते हों कि हमको ना एकदम टॉप करना है कॉलेज में, या कोई अन्य 2 चाहते हैं कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है। तो अब ये 2 के जो गोल, जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, और इनके भी, इन दोनों के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, टॉप करना है कॉलेज में, और इन दोनों को क्या करना है, किसी फैशन इंडस्ट्री में जाना है। तो इन दोनों के गोल जो हैं वो कैसे हैं, विशिष्ट हैं, लेकिन आपस में कॉमन है। बात समझ गए होगे। तो अब इन लोगों ने क्या किया, मिलकर एक समिति बना ली, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है ना, 2 हैं, तो 2 या 2 से अधिक, तो मान लो 2 व्यक्ति ही मिलकर एक समिति बना ली इन लोगों ने, एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए, और इन्होंने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब ये पहुंच गए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, ठीक है। अब ये 2 बच्चे थर्ड ईयर में आ गए, और ये फर्स्ट ईयर में भी इन्होंने टॉप किया। तब तक इनकी समिति दोनों आपस में पढ़ते थे, और एक अपना अनौपचारिक नियम भी बनाया था कि इतने बजे पढ़ना है, ये करना है, ऐसे करना है, और उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, लेकिन एक रेगुलरिटी के साथ साथ। तो अब इन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर में टॉप किया, सेकंड ईयर में फिर अच्छे से पढ़ाई की, सेकंड ईयर में टॉप किया, उसके बाद देन थर्ड ईयर में भी टॉप किया। अब क्या हुआ, अब ये लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो हो सकता है कोई किसी यूनिवर्सिटी जाए, कोई किसी यूनिवर्सिटी जाए। अब इनका जो एसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये अस्थाई, मतलब उद्देश्य की पूर्ति हो गई, तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी समिति को तोड़ दिया। ये चीज़ है, बात समझ गए। अगर आगे कंटिन्यू रखते तो अच्छी बात है। इस तरह से कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं स्थायी समिति। जैसे अब इसी में देखिए, ये फैशन वाले भी हैं, ये फैशन इंडस्ट्री में पहुंच गए, फिर इन्होंने, फिर तो भाव आ जाते हैं, है ना, कौन दोस्त, ऐसा वाला आ जाता है कभी कभी, तो फिर ये समिति तोड़ देंगे। इसी तरह से जागरण समिति का मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे ही जागरण हो गया, जो उसका विशिष्ट उद्देश्य था वो पूरा हो गया। चाहे तो स्थायी रखें समिति, और चाहे तो अस्थायी रखें। अब स्थायी में जैसे परिवार है ना, तो परिवार क्या है, परिवार
एक स्थायी समिति है। परिवार को हम नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि परिवार की सदस्यता अनैच्छिक होती है, आपने पढ़ा है ना समूह में। हाँ, तो जिसकी जिसकी सदस्यता अनैच्छिक होती है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। वो जो एसोसिएशन होगा, जो भी ग्रुप जिसकी सदस्यता कैसी होगी, अनैच्छिक होगी, उसकी प्रकृति बेसिकली स्थायी ही होगी। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यह आज की विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग कमेंट करके बता भी दिया करिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press bell icon. Okay, thank you so much.